नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज गांधी सीरीज़ के पार्ट 8 में ये भाग आपका 8 है। मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूँ। गांधी सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में बहुत सारे विचार थे कि ये चीज़ें जो मैं करने चाह रहा हूँ, क्या ये चीज़ें सफल होंगी, नहीं होंगी, या आप लोग सपोर्ट दोगे या नहीं दोगे। तो जैसा कि अभी दिख ही रहा है कि आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों का जो सपोर्ट है, वो पूरा सही तरीके से मेरे साथ बना हुआ है। और मैं आपको इस सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों का विश्वास है और आपके अंदर वो एक इच्छा है कि आप लोग कुछ नया, कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जिसके माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ एग्ज़ाम रिलेटेड भी आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। ठीक है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो कई बच्चों के मैसेज आए कि एक दिन लेट हो गई ये वीडियो, तो उनके मैसेज आए कि आप आगे वीडियो कंटिन्यू चलेगी नहीं चलेगी ये सीरीज़। तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक इसको कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सीरीज़ पूरी चलती रहेगी और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। ठीक है ना। बीच में काम अधूरा छोड़ने वाला ना तो मेरा नेचर है और ना ही मुझे पसंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी ऐसा ही साथ जैसा बना हुआ है वैसे ही लगातार बना रहेगा, ताकि हम इसकी पूरी जर्नी को बेहतर तरीके से हम लोग संपन्न कर सकें। ठीक। तो पहले कुछ अगर हम लोग बात करें दूसरे विषयों की, तो एक वीकली अपडेट अगर न्यूज़ का देखें तो हम लोग तो चाइना के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर पे, वो अभी तक लगातार बना ही हुआ है। चाइना ने कुछ परमानेंट सेटलमेंट भी बना लिए हैं, है ना, हमारी सीमा में। तो वो चीज़ें तो बढ़ी हुई हैं। कल मन की बात राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक जो आपका फ्री राशन की जो स्कीम चली हुई है, जिसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को सीधे राशन प्रोवाइड करा जा रहा है, उसको एक्सटेंड करते हुए उसकी समयावधि नवंबर तक इंक्रीज़ कर दी है। काफ़ी सराहनीय प्रयास है, क्योंकि इस टाइम पर अगर लोगों को भोजन के लिए भी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, उनके पेट भरने के लिए भी, तो लोगों के अंदर आक्रोश उत्पन्न होना भी बहुत ही स्वाभाविक है। ठीक है ना। जिसका परिणाम आप फिर लूट मार, दंगे, हिंसा, इस तरह की चीज़ों में देखोगे। तो ये ठीक है बिल्कुल कि भाई कम से कम एटलीस्ट उनको खाने के लिए तो प्रॉपर तरीके से उन तक सुविधा पहुंचा दी जा रही है गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक है। और तीसरे नंबर की बात करें तो कोरोना वायरस, तो आपको पता ही है कि लगातार केसेस में इजाफा हो ही रहा है। लगातार अब तो 15 से 20 हज़ार मामले पर डे के हिसाब से आ ही रहे हैं। ठीक है। दिल्ली में जो आपका कोविड केयर सेंटर में जाने की जो अनिवार्यता थी, जो उपराज्यपाल ने जिसको अनाउंस किया था कि भाई अगर किसी को भी हल्के भी सिम्टम होते हैं तो वो कोविड केयर सेंटर में जाएगा और वहाँ पर इलाज कराएगा, तब अब उस नीति को स्क्रैप कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। ये भी बिल्कुल अच्छा कदम है, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। देखिए, रियलिटी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है ही नहीं कि हम लोग इतने सारे पेशेंट को एक साथ हम लोग कोविड केयर सेंटर में हम लोग रख सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो घर में जाकर डॉक्टर घर पे जाकर ही उसका चेकअप करते थे, अगर कोई सिम्टम होते तो उसको होम आइसोलेशन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती थी, वो बेस्ट मॉडल है। ठीक है ना। क्योंकि अब आपके पास संसाधन लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड संसाधनों में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को आप सोच रहे हो कि हॉस्पिटलाइज कर दें, तो वो संभव ही नहीं है। एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज नहीं लेटा सकते हो आप, इतने बेड है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जो उन्होंने फैसला वापस लिया वो बिल्कुल जायज़ है और होना भी चाहिए था। और अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा चीन के लगभग 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो चाइना बाइकआउट का जो जनता की डिमांड थी, हालांकि गवर्नमेंट ने इसको नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की जितनी भी कंपनियां वो डाटा को लोकलाइज लेवल पर स्टोर ना कर अपने देश में ले जा रही थी।
इस मामले को लेकर हालांकि पहले 2-3 साल पहले BN श्रीकृष्णा कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन है, गूगल है, वो सारा का सारा डाटा भारत का वो फॉरेन कंट्री में ही स्टोर करके रखते हैं। तो उसको किस तरह लोकलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी IT एक्ट की धारा 66A के अंतर्गत भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी चाइनीज़ ऐप है, लाइक 59 जो ऐप है, उनको हटा दिया जाएगा, उनको उनके यूज़ पर, इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अब WTO में चाइना इसको चैलेंज करता है नहीं करता है, आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली है कि चाइना इतनी जल्दी आराम से बैठने वाले देशों में से तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। बट देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 आपका। तो अभी तक जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि साउथ अफ्रीका एक केस के मामले में, सेठ अब्दुल्ला के केस के मामले में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, नेटाल पहुँचे, नेटाल पहुँचने के बाद उनको प्रिटोरिया जो अदालत थी वहाँ पर उनको जाना था क्योंकि मुकदमा वही लड़ना था। तो नेटाल से लेकर प्रिटोरिया तक के अपने सफ़र में उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना करना पड़ा। कभी उनको ट्रेन से उतार दिया गया, कभी उनको घोड़ा गाड़ी में उनको पीटा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ चलती रही। इवन इतने ठंड में उनको स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी बिना किसी कंबल के, बिना किसी संसाधन के। ठीक है, अब उसके बाद वो प्रिटोरिया पहुंच गए हैं। यहाँ तक हमारी जर्नी हो चुकी थी, अब इससे आगे चलते। तो प्रिटोरिया पहुंच गए हैं। प्रिटोरिया पहुंचने के बाद उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी कि अब वो रुके कहाँ, क्योंकि जिनके पास उनको रुकना था वो तो उनको लेने आया ही नहीं था। ठीक है ना, वो उनको लेने आया ही नहीं था क्योंकि उनका तय हुआ था कि वो एक फिक्स डेट को आएंगे। लेकिन एक दिन तो उनका ट्रेन लेट करने के चक्कर में जब उनको ट्रेन से उतार दिया गया था तो वही लेट हो गया था, तो वो लेट पहुँचे। तो कोई उस टाइम पे मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि फ़ोन करके बता दिया कि मैं 2 दिन बाद आने वाला हूँ। तो लेटर लगते थे, पहुँचते थे, चिट्ठी वगैरह, तो वो टाइम पर पहुँची नहीं, तो कोई लेने नहीं आया। तब उनको चिंता होगी अब रुकेंगे कहाँ। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने स्टेशन मास्टर से ही कंसर्न किया कि भाई मेरे को कहाँ रुकना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटे से होटल लॉज का नाम बताया कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप रह सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चला कि जो होटल के मालिक थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, बट आप दूसरे लोगों के साथ खाना नहीं खा सकते हैं। एक कॉमन हॉल में वो लोग बैठकर भोजन करते हैं जितने भी यात्री वहाँ पर रुके हुए होटल में, लेकिन वो मोस्टली गोरे लोग हैं, फॉरेनर जो गोरे हैं वो लोग हैं, आप नहीं कर सकते वहाँ पर बैठकर। तो गांधी जी को बड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, मैं पहले भी सहता आया हूँ, यहाँ तो पूरा व्यवस्थित तरीके से कि आप भोजन भी साथ बैठ के नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अब मजबूरी है, रात को तो कहाँ जाऊँगा, आप एक काम करो, ठीक है मेरे को दे दो, आप रूम में ही मेरे को भोजन प्रोवाइड करा देना। बट वो जो होटल का जो मालिक था वो स्वभाव से अच्छा आदमी था, तो उसने जो दूसरे गेस्ट रुके हुए थे होटल में, उन्होंने उनसे कंसर्न किया, उनसे चर्चा की और उसको बताया कि एक बैरिस्टर है, भारत के हैं और ऐसे ऐसा यहाँ पे रुके हुए, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो वो आप सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं या नहीं। तो सभी लोग थोड़े से प्रोग्रेसिव सोच के थे, प्रगतिशील सोच के थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लाओ और उन्हें भी बैठकर हमारे साथ भोजन कराओ। तो गांधी जी वहाँ पर बैठकर उनके साथ भोजन किया। सुबह हुई, सुबह अपने मुकदमे के लिए जो जहाँ पर उनका रुकना था, ठीक है ना, वहाँ पर उनको रुकने के लिए उस व्यक्ति का नाम था सेठ तैयब जी खान मेहमान। सेठ तैयब जी, आप इतना याद रखो, सेठ तैयब जी के यहाँ अब्दुल्ला ने सेठ ने बोला था कि आप वहाँ पर रुकोगे, वहीं से आप लोग अपना केस वगैरह लड़ोगे। तो उन्होंने ठीक है मान लिया, वो उनसे गए, मिले, उसके बाद चर्चा हुई, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट फिर जब सेठ तैयब जी ने उनको कहा कि आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो कम से कम आप अभी तक तो कोर्ट की तो कोई सुनवाई है नहीं और आपका कोई इतना कोई बड़ा काम भी नहीं है, क्योंकि वकील तो बड़े बड़े दूसरे हैं मुकदमा लड़ रहे हैं, आपका काम तो सिर्फ एक अनुवादक का, एक ट्रांसलेटर का है।
तो आपके पास कोई ज़्यादा काम तो नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, जो यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं आसपास के इलाके में, यहाँ के लोगों की आप स्थिति जानने का प्रयास कीजिए कि भाई वहाँ के लोग किस तरह से कंडीशन में जी रहे हैं हिंदुओं में, और जो गोरे लोग हैं और जो ब्लैक मूल के लोग हैं उन लोगों में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से वहाँ का कस्टम है, किस तरह से वहाँ पर एथिक्स है, वैल्यूज़ है, इनके बारे में आप विचार कीजिए, जानिए। तो गांधी जी ने भी इसको स्वीकार किया। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि एक वकील उनके मित्र बन गए वहाँ पर कोर्ट में ही, ठीक है, मिस्टर बेरेंट नाम के एक वकील थे, वो उनके मित्र बन गए, दोस्त। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले आप गिरजाघर में आइए। मिस्टर बेरेंट जो थे वो एक अच्छे जाने माने बैरिस्टर थे, वकील थे, बट वो अपने ईसाई धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा रिजिड थे। वो मानते थे कि सभी धर्मों से जो बढ़कर है वो ईसाई धर्म ही है। तो उन्होंने जब गांधी जी से पूछा कि आपकी क्या राय है धर्म के बारे में, तो गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि देखो, मेरे को ना तो अपने धर्म के बारे में कोई ज़्यादा समझ है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक वैष्णव संप्रदाय से हूँ और हिंदू धर्म से मैं रिलेट करता हूँ। तो अभी तक मैंने चूँकि अपने धर्म को नहीं पढ़ा, तो मैं ये नहीं बता सकता कि आपका ईसाई धर्म अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है। कई बार क्या हम लोग क्या करते हैं ना, डेली लाइफ में एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी भी विषय पर जिसको हमें जानकारी है ही नहीं, जिस विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं, उसके ऊपर हम लोग अपना विचार व्यक्त करने लग जाते हैं। और फिर विचार व्यक्त करने का मतलब हमारे इंडिया में ऐसा भी नहीं है, जब हम लोग वाद विवाद करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब वाद विवाद करता है, तो हमारे इंडिया में, मैं स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे इंडिया में वाद विवाद का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना है। मतलब अगर आप किसी के साथ वाद विवाद करोगे कि भाई आप किसी मुद्दे को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हो, तो हमारे इंडिया में उसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता। वाद विवाद का मतलब तो यही है कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज है वो आप दूसरे को दे रहे हो और दूसरे के पास जो नॉलेज है आप उसको ले रहे हो। सिंपल तो मीनिंग यही है, इसमें हार जीत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा है। इंडिया में क्या होता है कि अगर आप अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाए दूसरे को, तो आप हार गए हो, आपको थोड़ा कमज़ोर समझा जाएगा, आपके ज्ञान की जो इम्पोर्टेंस है वो कम रह जाएगी। इस तरह से लिया जाता चीज़ों को। हालांकि हमें नहीं लेना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, वो क्या है, वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है। इसमें हार जीत जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें कमज़ोर समझना, किसी को महान समझना और किसी को ये समझना कि आप तो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार जीत को कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी आप आइंदा किसी ऐसे आदमी के साथ जब भी वाद विवाद करने बैठो, तो उसको पहले ही बोल देना कि देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन की दृष्टि से, या तो आप मेरे को नॉलेज दोगे या मैं आपको दूंगा। मैं हार जीत के संदर्भ में ये नहीं बैठा हूँ यहाँ पर वाद विवाद करने के लिए, ठीक है। और आपको लगे कि अगर वो आदमी मान ही नहीं रहा, तो आप उठ के खड़े हो जाइए और अपना चले जाइए वहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के बारे में मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अपने धर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, एक और वाक्य इसमें इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो क्या ख़ास है, याद आता है, गांधी जी ने लिखा है इसके बारे में कि उन्होंने कहा कि मैंने गले में एक कंठी, जिसको बोलते हैं ना कंठी, एक माला टाइप से होती है, वो पहन रखी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे होकर, मिस्टर बेनेट ने कहा गांधी को कि तुम पढ़े लिखे होकर क्या अभी भी इन चीज़ों में विश्वास करते हो? तो गांधी जी ने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया कि मेरा विश्वास करना या ना करना कोई मायने नहीं रखता, चूँकि ये जो कंठी है ये मेरी माता ने मुझको दी थी, तो जब तक ये कंठी मेरे गले में अपने आप ही टूट नहीं जाएगी मैं उसको नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये मेरी माँ की एक अंतिम देन है जो उन्होंने मुझे दी। हाँ, मैं इस बात के लिए गारंटी दे सकता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऐसी कोई कंठी नहीं धारण करूँगा, लेकिन अभी जो मेरे साथ है मैं इसको अभी तत्काल अवस्था में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके साथ मेरा फेथ जुड़ा हुआ है, मेरा विश्वास जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा एकदम से किसी धर्म के प्रति अट्रैक्शन हो जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चली।
उसके बाद गांधी जी को उन्होंने इनवाइट किया, उनको इनविटेशन दिया कि एक गिरजाघर है, हम लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो आप आइए संडे को और आप भी प्रार्थना कीजिए। तो गांधी जी ने उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, एक नए कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। तो गांधी जी वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि लोग घुटने को बल बैठकर ईसाई धर्म में इस तरह से अपने रिचुअल को पूरा कर रहे थे, अपनी प्रार्थना कर रहे थे। तो गांधी जी को भी कोई एतराज़ नहीं था, उन्होंने भी इस तरह की बैठकर जो भी प्रार्थना वगैरह करनी थी उन्होंने भी की, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को टॉलरेंस बोलते हैं कि आप किसी के मामले में जा रहे हो, उस मामले के प्रति आपकी समझ नहीं है तो आप उसका विरोध भी मत करो। अगर आपको समझ नहीं है तो उसका विरोध भी मत करो। जैसा वो रिचुअल कर रहे हैं, या तो आप बिल्कुल साइड में खड़े हो जाओ, या फिर आप कर रहे हो तो फिर उसको ढंग से करो जैसा वो लोग करवा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो फिर बेमतलब में आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश मत करो। उससे बेवकूफ़ी के अलावा, बेवकूफ़ कहलाने के अलावा आप कुछ नहीं कहलाओगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने जब गिरजाघर में गए तो वहाँ पर उनको बहुत सारे और भी व्यक्ति मिले जो ईसाई धर्म को फॉलो करते थे। तो गांधी जी की उनके साथ भी मित्रता हो गई। गांधी जी की ये खासियत थी कि बेशक वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे, बट वो फ्रेंड वगैरह थोड़ा जल्दी बना लेते थे। अच्छे लोगों की उनको थोड़ी समझ थी कि ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, वो उसके साथ दोस्ती तो कर ही लेते। तो उन्होंने वहाँ पर डिसाइड किया कि हिंदू की स्थिति जानने के संदर्भ में हमारा उनका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य फ़िलहाल के टाइम में, तो उसके लिए उन्होंने एक सभा का गठन किया जिसमें सभी हिंदुओं को शामिल किया गया जो भी उस क्षेत्र में रहते थे, है ना। और एक फ़िक्स डेट की गई कि भाई आप इस दिन आइएगा, हम लोग बैठेंगे हर वीक और भाषण वगैरह होगा हिंदू की स्थितियों के बारे में। हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करेंगे कि भाई जितना मेरे को नहीं पता आप मुझे बताइएगा और जितना मेरे को पता मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उस सभा में फिर जब ये सभा आगे बढ़ी, लगातार चली, तो गांधी जी को फिर अलग अलग फैक्ट पता चले कि हिंदुओं को किस तरह से यहाँ पर ब्लैक मूल के लोगों से भी नीचा दर्जा दिया जाता है। क्योंकि ब्लैक मूल के जो लोग थे, क्योंकि उनके ऊपर अंग्रेज़ राज करते थे उस टाइम, ब्रिटिश उपनिवेश था ये, तो ब्रिटिश लोग जो भी राज करते थे अंग्रेज़ों के लिए अलग कानून बनाते थे, और ईसाई जो मूल के लोग थे उनके लिए, एशियाई मूल के लोग थे उनके लिए अलग कानून बनाते थे। लेकिन एशियाई मूल के लोगों पर, ब्लैक मूल के जो भी लोगों के ऊपर जो कानून लागू होता था वो ऑटोमेटिकली एशियाई मूल के लोगों पर लागू हो जाता था। मतलब एशियाई मूल के लोगों को अपने कानून तो फॉलो करने ही करने थे जो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर लगाए थे, और उनके साथ साथ जो ब्लैक मूल के लोगों पर भी कानून लागू किए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो भी एशियाई मूल के लोगों को फॉलो करने। तो ये डबल फाउंडेशन हो गई उनके ऊपर। फिर गांधी जी ने बताया कि एक ऑरेंज फ्री स्टेट करके एक जगह है प्रिटोरिया में, वहाँ पर अगर हिंदुस्तानियों की स्थिति का उनको जब अध्ययन किया, जब डाटा कलेक्ट किया, तो उनको पता चला कि वहाँ पर जो वेटर की जॉब थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए ही रिजर्व थी। हिंदुस्तानियों को कोई और जॉब देते ही नहीं थे वेटर के अलावा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ट्रांसवाल करके एक जगह है उसके बारे में बताया कि उसमें उस क्षेत्र में जब भी एंटर करना पड़ता था तो हिंदुस्तानियों को या एशियाई मूल के लोगों को 3 पाउंड उसमें जमा कराना पड़ता था। मतलब एंट्री फीस 3 पाउंड रुपये, 3 पाउंड, ठीक है ना। और वहाँ पर जो भी व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता था हिंदू, उसके लिए एक स्पेसिफिक लैंड को एलोकेट कर दिया गया था कि आप इसी क्षेत्र में ही आप भूमि खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जहाँ मन आए वहाँ पर खरीद लोगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की एक व्यवस्थित आपको संरचना देखने को मिलेगी कि उनके लिए उनकी एंट्री पर पैसा लिया जाता था, उनको लैंड उनके लिए रिजर्व कर दिया गया था कि आप इसी क्षेत्र में खरीद सकते हो। तीसरी बात, वहाँ पर आप जो वेटर का जो काम है वो हिंदुस्तानियों के लिए ही था, हिंदुस्तानियों को वेटर के अलावा कोई काम नहीं दिया जाता था। और वहाँ पर जो था पटड़ी पर चलने का अधिकार नहीं था हिंदुस्तानियों को, एशियाई मूल के लोगों को जो पटड़ी होती है और डंडी वगैरह, उस पर चलने का अधिकार नहीं था। आप 9 बजे के बाद कहीं पर बाहर नहीं निकल सकते हो, और अगर आप निकलोगे तो आपको अपने साथ एक
आइडेंटिटी कार्ड, जिसको फरमान बोलते थे, एक आइडेंटिटी कार्ड आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसी आइडेंटिटी कार्ड के विरोध में आगे चलकर गांधी जी ने वहाँ पर फिर एक आंदोलन भी किया। तो गांधी जी ने कहा कि 9 बजे के बाद ये हालात थे कि आपको कदम कदम पर ये डर लगा रहता था कि आपको अगर पुलिस ने कहीं मिल गई और पुलिस ने आपको वो कार्ड दिखाने के लिए बोला और आपके पास नहीं है, तो आपको फिर जेल भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। क्या सिर्फ मतलब 9 बजे के बाद कोई घूम ही नहीं सकता? इसका मतलब क्या? गोरे लोग कभी भी घूम सकते हैं और एशियाई मूल के लोगों के लिए ये सारी रिस्ट्रिक्शन थी। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि उन्होंने खुद अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो मैं प्रिटोरिया के महल, वहाँ पर जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक जो सूचक था, उसके सामने से जब मैं गुजरा तो एक दिन एक गार्ड ने मुझे लात मारकर वहाँ पे गिरा दिया। लात मारकर मुझे गिरा दिया और मुझे गालियाँ भी दी। तो मेरे दोस्त ने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि हम इसको अदालत में लेके जाएंगे, और चूँकि मैंने ये चीज़ें देखी तो मैं एज ए विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर मैं आपका साथ दूँ। और गांधी जी ने कहा कि ये जो मसला है इसका समाधान अदालत से नहीं होगा, क्योंकि अदालत सिर्फ ऑर्डर दे सकती है, इम्प्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव को ही कराना है, जो नीचे गवर्नमेंट है उसी को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले सारे के सारे अधिकारी ही जब गोरे हैं तो वो अपने लोगों के खिलाफ क्यों जाकर किसी कानून को मनाएंगे या उसको फॉलो करेंगे? तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि इसका फैसला कोर्ट वगैरह में नहीं होगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लोगों की जागरूकता, लोगों का आत्मविश्वास और लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना, उनके अंदर सेल्फ प्राउड की फीलिंग पैदा करने से ही इसका समाधान होगा। क्योंकि लोग फिर आक्रोशित होंगे, उनके अंदर एक जोश पैदा होगा, तब जाकर वो डिमांड करेंगे अपने राइट की। तो ये सब चीज़ें गांधी जी ने देखी। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं कभी भी जीवन में अदालत में नहीं जाऊंगा। इस तरह के भेदभाव अगर मेरे को कहीं पर भी दिखेंगे, डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा, सामाजिक भेदभाव, तो मैं कभी भी अदालत में नहीं जाऊंगा। और आप तब से लेकर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तक, जब तक गांधी जी का दौर था, देख लेना कभी भी गांधी जी ने कोई भी पिटीशन वगैरह किसी भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ या कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ या किसी अत्याचार के खिलाफ, जो सिविल डिसोबीडियंस करके है, उसके खिलाफ कभी भी गांधी जी ने कोई भी पिटीशन वगैरह अदालत में नहीं दायर की। उन्होंने मन बना लिया था कि अदालत से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा हमारे अंदर से ही होगा। हमें अपने अंदर की जो भावना है, जो स्वाभिमान है, उसको जागृत करना होगा, है ना। तो इसी का आप लोग को देखोगे कि एक दूसरा एक स्वरूप है कि जब भारत में गांधी जी आए तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, तो उन्होंने उनको यही सलाह दी कि आप पहले काम करो, आप पूरे इंडिया का चक्कर लगा के आओ, आप इंडिया में घूमो, वहाँ पर लोगों की कल्चर को, उनके नॉर्म्स को, उनके वैल्यूज़ को जानो, वहाँ पर आप लोगों को समझो कि किस तरह से लोगों की मेंटलिटी वर्क करती है। फिर उनके बीच में से कोई ऐसे कारक ढूंढो जिसके आधार पर लोगों को एकत्रित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। तो आप जब भी देखोगे गांधी जी के किसी भी आंदोलन को लेकर, उसमें बड़ा एक सामान्य सा मुद्दे के इर्द गिर्द आपको पूरा का पूरा आंदोलन केंद्रित मिलेगा। 1922 में जब असहयोग आंदोलन चला तो वो हिंदू और मुस्लिम एकता के बीच कर लेकर था। फिर उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, जो नमक आंदोलन था, वो बिल्कुल बेसिक चीज़ नमक, उसको लेकर केंद्र में रखकर वो पूरा आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। तो जो बेसिक होता था, जो मूल में होता था, वो बिल्कुल सामान्य सी चीज़ होती थी जिससे आम आदमी भी कनेक्ट कर पाता था, ठीक है ना। और जो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती थी उसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता था। क्योंकि देखिए, नमक आंदोलन में केवल नमक बनाना ही थोड़ा था, उसके अलावा आपको बहुत सारे उसके सब पार्ट दिखेंगे। जैसे शराब का सेवन त्यागना था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी थी, स्त्री शिक्षा के लिए भी आपको प्रयास करना था, बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रयास करना था। तो नमक तो सेंटर था जिससे जनता कनेक्ट कर पाएगी। उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें थी जिससे लोग एक पूरा का पूरा एक सोशल रेवोल्यूशन करने का एक प्रकार से विचार गांधी जी हमेशा रखते थे, ठीक है ना।
तो अपने जितने भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किए साउथ अफ्रीका में, प्रिटोरिया में, सॉरी साउथ अफ्रीका में नहीं, अभी तो वो प्रिटोरिया में ही हैं, प्रिटोरिया में उन्होंने जितने भी एक्सपीरियंस किए, उसके आधार पर गांधी जी ने स्टेटमेंट दी कि स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हिंदुस्तानियों के लिए साउथ अफ्रीका एक उपयुक्त देश नहीं है। उन्होंने अपने अंदर ये विचार पैदा किया इस सारी कंडीशन को देखकर कि स्वाभिमान, क्योंकि इंडियन जो लोग हैं वो बेसिकली स्वाभिमान के लिए जीते हैं मरते हैं। आप किसी लड़की की शादी में किसी पिता को देख लीजिएगा, तो अगर उसकी हैसियत भी नहीं है कि वो दहेज दे सके या कुछ बड़ा आयोजन कर सके, कुछ बड़ा खाने का आयोजन कर सके या कुछ ऐसी व्यवस्था कर सके, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए, और एक उसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजबूरी है, सामाजिक दबाव है, उसको करके ही वो इतना सब कुछ आडंबर वगैरह रचते हैं, लाइक दहेज देते हैं भर भर के, या बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, गार्डन वगैरह बुक करते हैं। तो वो क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, और दूसरा सोशल रेपुटेशन अपनी जो उनकी कायम है उसको बनाए रखने के लिए इंडियन इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है ना। हालांकि मैं तो मानता हूँ ये कोरोना के कारण कम से कम ये चीज़ें तो रुकी हैं। अब इतने महीने हो गए हैं, कोई बड़ा तड़क भड़क की कोई भी शादी या इस तरह का कोई भी समारोह वगैरह नहीं हुआ, कम से कम ये तो कुछ बेनिफिट हुआ ही। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के जो भी आप गांधी जी ने वहाँ पर जो भी फेस किया, जो भी चीज़ें देखी, उन्होंने यही डिसाइड किया कि स्वाभिमान की जो भी रक्षा करता है हिंदुस्तानी, उसके लिए साउथ अफ्रीका एक अच्छी जगह नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुझे इस कंडीशन को बदलना है, इस स्थिति को बदलना है, लेकिन मैं अदालत का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं इसके लिए अलग कुछ मार्ग अपनाऊँगा, एक आंदोलन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। वो आगे चलकर किस तरह से गांधी जी उन चीज़ों को करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो साथ है, आपका जो प्यार है वो बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि गांधी जी किसी एक के लिए नहीं है, ये समाज के हर वर्ग के लिए हैं, हर व्यक्ति के लिए हैं, हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी आवाज़ नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ बनना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी ना कभी अत्याचार सहा है। तो गांधी जी सभी के लिए हैं और सबके हैं। ठीक है, तो फैलाइए इन चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।